नहीं, अब न जाओ, अब न जाएंगे। हाँ बच्चों शांत हो जाए। प्रकाश का ध्रुवण चल रहा है, जिसमें से कल हम केवल और केवल इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें समझे थे। कल हमें ये समझना था कि प्रकाश जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसे कैसे प्रूव किया जाए। उसके लिए पहले मैं आप लोगों को तरंग बताया कि किसी माध्यम में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो अपना स्वरूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, इसी विक्षोभ को हम लोग तरंग कहते हैं। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, या तो अनुप्रस्थ होंगी या तो अनुदैर्ध्य होंगी। अगर तरंगे चलें, तरंग मान लीजिए ऐसे करके संचरित हो रही इस डायरेक्शन में, तो जो बीच में माध्यम के कण पड़े वो संचरण के अभिलंबवत ऐसे कंपन करने लगे, तो आप समझिए कि ये कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। क्यों भाई? और अगर तरंग के संचरण के अनुदिश ही माध्यम के कण कंपन करें, अनुदैर्ध्य। अरे ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनकी जो है अनुप्रस्थ होने की शर्त क्या है, हम कैसे समझें कि अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य? क्योंकि माध्यम के कण दिखाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ हमारे बीच वायु का एक माध्यम है, तो माध्यम वायु के जो कण होंगे वो हटे होंगे, तभी तो ध्वनि तरंग तुम्हारे तक पहुँची होगी। या तो साथ में कंपन किए होंगे या तो अभिलंबित किए होंगे, लेकिन वायु के कण हम लोग देख नहीं सकते, तो अब देख के तो बताया नहीं जा सकता कौन सी तरंग है, क्योंकि पहली बात तो तरंग ही नहीं दिखाई देती, फिर दूसरी बार माध्यम के कण दे तो दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसे देख के नहीं बोला जा सकते। तरंग मान लो आप देख भी ले जाओ रस्सी उस्सी में करके और उसके व्यवहारों से थोड़ी हम लोग गेस करें, लेकिन माध्यम के कण दिखाई, जैसे रस्सी है तो उसमें आपको जो उसमें रस्सी है वो माध्यम है, रस्सी क्या है, और रस्सी जब ऐसे करके ऊपर नीचे जाती है तो आप बताइए ये वाला कण क्या कहीं जा रहा है क्या? अपनी जगह पर एक बार नीचे जाएगा एक बार ऊपर जाएगा, और रस्सी पूरी ऐसे ऐसे हिल रही ना, इसका मतलब संचरित कौन हो रहा है? तरंग। और माध्यम के कण क्या होते हैं? अपनी सामस्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। ये कंपन जो होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, संचरण के अभिलंब होते हैं, संचरण के अनुदिश। वही आपके अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ की व्याख्या करते हैं। अब शर्त हम लोगों ने लिखा था कि अगर अनुप्रस्थ तरंगें होंगी तो अगर इसमें हम रेखी दो गत्ते लिए, किसने ये प्रैक्टिकल किया था? फ्रेनल ने। उसने क्या करा, दो जो है गत्ते लिए ऐसे जिसमें रेखी छिद्र करे। कल देखे थे क्या बेटा? रेखी छिद्र करे। एक गत्ता उसने और ले लिया, उसमें भी उसने रेखी छिद्र कर दिया। कल हमने कुछ ऐसे देख लिया था। और यहाँ से एक दृढ़ आधार से उसने जो है क्या करा कि एक रस्सी को बांध कर इसके आर पार गुजारा और एक सिरे से रस्सी को ऐसे करके हिलाया। उसने देखा कि रस्सी जो है ऐसे ऐसे करके, चूंकि ऐसे ऐसे रस्सी को हिलना था तो रेखी छिद्र था, तो रेखी छिद्र से ये तरंगे आर पार निकल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इस रेखी छिद्र और इस रेखी छिद्र में से किसी एक को परपेंडिकुलर कर दिया जाए, जैसे इसको तो ठीक है, मान लो इसको हमने लंबवत ऐसे कर दिया, तो यहाँ से तो कंपन ऐसे ऐसे जाएंगे, लेकिन यहाँ जो छिद्र था वो कुछ इस टाइप का था, तो जो रस्सी थी वो ऐसे ऐसे लड़ने लगती रेखी छिद्र में, और ऐसे करके रेखी छिद्र होता तो ऐसे ऐसे साथ में चलती। अरे नहीं आ रही बात समझ? तो तरंगे उधर निकल जा रही थी, लेकिन ऐसे हो जाएगी तो अब तरंगे निकलना, इसका मतलब हमें समझ में आया कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, लंबवत हो जाए, तो इसके बाद तरंग संचित नहीं होगी। कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य? अच्छा अनुदैर्ध्य तो हो जाती, अनुदैर्ध्य क्यों हो जाती? क्योंकि उसमें जो कंपन होते हैं, माध्यम के कंपन होते हैं, वो संचरण के अनुदिश होते हैं। अनुदिश होने का मतलब जैसे ऐसे करके हम लोग सीधे डाल देते, तो ये ऐसे ऐसे करके चल रहे। तो आप अगर इसको लंबवत भी कर दोगे तो एक छोटा सा जो पॉइंट यहाँ रहेगा ना, उसी तरंगे उसी के साथ चलना है, तरंग के साथ आगे पीछे, तो निकल गई होती। लेकिन क्या होता है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो ऊपर ऐसे श्रृंग अर्थ उत्पन्न करती हैं, श्रृंग अर्थ उत्पन्न करती है, तो श्रृंग और गर्त के लिए उन्हें जगह चाहिए, श्रृंग गर्त तभी तो उत्पन्न होगा। और अगर इसको हम लंबवत कर दिए तो जो अब जो जगह थी या रेखी जो छिद्र था वो कुछ इस टाइप का हो गया, तो अब तरंगे जाना बंद हो जाए। मतलब ये जो प्रैक्टिकल था इनका,
इनसे ये निश्चित हो गया था कि अनुप्रस्थ तरंगें होंगी तो निकल जाएंगी, अनुप्रस्थ तरंगें होंगी तो इसके बाद रुक जाएंगी, अगर अनुदैर्ध्य तरंगें होंगी तो निकल जाएंगी। सेम उसने क्या करा, ये तो प्रैक्टिकल तुम्हें समझाने के लिए ऐसा करा, गत्ते वत्ते का यूज करके रस्सी बांध के उन्हें पूरा समझाया, और इसको उन्होंने शर्त पे रखा और कहा कि ध्यान रखना अगर ऐसी कंडीशन आए तो हम समझेंगे अगर तरंगे तब भी निकल जाए तो प्रकाश कौन सी मान लिया जाएगा, अनुदैर्ध्य, अगर ना निकल पाए तो अनुप्रस्थ मान लिया जाएगा। ठीक है बेटा। अब उसने क्या किया, एक टूरमैलिन क्रिस्टल बनाया। क्रिस्टल कुछ नई बात नहीं थी, उन्होंने एक कांच का ऐसे करके कांच को ऐसे काट लिया, ठीक, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा कांच को अपारदर्शी कर लिया, यहां से यहां कुछ भी ऐसी ये। अब इसमें अगर मैं प्रकाश की किरण डालूं तो ये वाला तल परावर्तक है, ये वाला तल परावर्तक है, बीच में थोड़ी तुम्हें गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, प्रकाश किरण केवल इस गैप से जाएगा। बहुत ही बारीक बनाया, बहुत ही बारीक। अब उसने इसी को मैं ऐसे करके दिखाया था, इसको एक नया नाम दे दिया टूरमैलिन क्रिस्टल। ये एक टूरमैलिन क्रिस्टल उसने और रखा और इसकी अक्ष भी ऐसे कर ली। प्रकाश की किरण मतलब यहाँ पर एक स्रोत रख दिया, मान लीजिए हम एक बल्ब जला दें ऐसे कर, तो जो प्रकाश की किरणें थी या प्रकाश की जो तरंगें थी ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाएंगी, तो यार जो यहाँ प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन जो यहाँ पड़े वो ऐसे ऐसे करके निकल गए, केवल ये वाले भाग निकलेंगे, बाकी रुक जाएंगे। क्या तुम्हें बात समझ है? क्योंकि ये जो बीच में ऐसे करके मैंने लाइन खींचा है, केवल यहाँ से प्रकाश निकल सकता है, बाकी से परावर्तित होगा, तो केवल ये भाग निकला। और इसको उन्होंने मोड़ मोड़ के ऐसे ऐसे करके पूरा देख लिया, तो इधर से निकलने वाला जो प्रकाश है उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन। इसका मतलब उसने ये बताया कि किसी भी स्रोत से जब प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश तरंगें चलती हैं, तो माध्यम में हर एक दिशा में समान रूप से चलती हैं। मतलब ये नहीं कि इधर ज़्यादा प्रकाश जाए और इधर प्रकाश कम जाए। पहला निष्कर्ष ये दिया, दोनों की अक्षें जब उन्होंने सेम रखा तो इधर भी प्रकाश प्राप्त हो रहा था, लेकिन जब इनको धीरे धीरे दोनों की अक्षों को लंबवत कर दिया तो इधर प्रकाश प्राप्त। अब प्रकाश इधर प्राप्त ना हुआ तो इसके पहले वाला जो गत्ते लेके प्रैक्टिकल करा था, वो प्रैक्टिकल इधर पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है। वहाँ पर रेखीय चित्र करा था, यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे कर लिया था। नहीं बात समझ आ रही? इस अक्ष से ही प्रकाश निकल सकता है। दोनों की अक्षें जब एक दूसरे के समांतर थी तो प्रकाश निकल रहा था, और जब इन दोनों की अक्षें में एक दूसरे के लंबवत कर दिया, प्रकाश उधर नहीं निकला। इसका मतलब प्रकाश की प्रकृति का निर्धारण हो गया। और प्रकाश किस प्रकृति का होता है? कल हमने पूरा 1 घंटा यही समझा था। क्यों भाई? अच्छा बताइए, क्या ध्रुवण की क्रिया ध्वनि तरंगों में हो सकती है? ध्रुवण की क्रिया, ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। यार इस घटना को इससे इस तरह से, ये कौन सा प्रकाश है, ये कौन सा है, इससे इसमें बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का, तो क्या ध्वनि तरंगों में ध्रुवण हो सकता है? ध्वनि तरंगों में ध्रुवण। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे जो मैं बोल रहा हूँ कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ? अनुदैर्ध्य। ये प्रकाश कौन सी है? अनुप्रस्थ। अरे तो ध्रुवण किस में होता है? अनुदैर्ध्य में, अनुप्रस्थ में? तो ध्वनि में हो सकता है? नहीं समझे? यार कुछ चीज़ें तुम लोग लिख लो, नहीं भूल जाओगे। कहाँ तक लिखे थे गन? अच्छा बताइए, कुछ और थोड़ी बात करो। अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? एक बार पूछा था 1 नंबर में, अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? ये वाला, जब प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों के कंपन, प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के संचरण के अभिलंबों सभी दिशाओं में सम्मित रूप से हो। संचरण के अभिलंबवत सभी दिशाओं में सम्मित रूप से हो, तो ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा पर हो तो क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश।
क्या ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपन संचरण के अभिलंबित होते हैं? क्या ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपन संचरण के अभिलंबित होते हैं? इसमें भी अभिलंबित होते हैं और इसमें भी अभिलंबित होते हैं, लेकिन इसमें सभी दिशाओं पर होते हैं, इसमें केवल नहीं आया। ये इससे ये बदल जाना, यानी अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की क्रिया है, यह जो घटना है, यह जिस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, पूरी पूरी क्रिया क्या कहलाती है? ध्रुवण। जिस युक्ति द्वारा इसको प्राप्त किया गया उसको कहते हैं ध्रुवक। ये क्या है पोले, इधर पे जो मैंने टूरमैलिन क्रिस्टल लगाया था इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवक। और जो एक ध्रुवक और लगाए थे जिससे इसका निर्धारण हुआ था, तो इसको क्या करते हैं? विश्लेषक। ये क्या होता है? ध्रुवक। ये क्या होता है? विश्लेषक। ठीक है बेटा। ध्रुवित प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश क्या है, समझ में आया? ध्रुवित से अध्रुवित से ध्रुवित में बदलना या प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवण। कल हम लोग यहाँ तक लिख लिए थे, क्यों भाई? आज एक आध पॉइंट करके लिखो पहले, नोट करके लिखो। ये नोट करके लिख लीजिएगा। ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश, ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश में होती है, ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। रीजन क्यों? क्योंकि प्रकाश कौन सी तरंगे हैं और ध्वनि, जो भी अनुप्रस्थ तरंगे होंगी उन सब में ध्रुवण हम लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक, आगे दूसरा नंबर लिखिए। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने विवर्तन पढ़ा था, व्यतिकरण पढ़ा था। वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रकाश को तरंग माना था, लेकिन कौन सा तरंग माने थे? अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य। मतलब अभी तक हम लोग जो विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, वो तरंग प्रकृति का निर्धारण करता है, लेकिन कौन सी तरंग है इसका निर्धारण। लेकिन जो प्रकाश का ध्रुवण है, जो ये चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रकाश की तरंग तो है, प्रकाश ये क्लियर है, लेकिन कैसा तरंग है वो उसका भी निर्धारण करता है। तो लिख लो दूसरे नोट में, विवर्तन व्यतिकरण प्रकाश की तरंग प्रकृति का निर्धारण करता है। तरंग प्रकृति का निर्धारण करता है, लेकिन तरंग अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य इसका नहीं। तरंग अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, इसका निर्धारण नहीं करता। इसका निर्धारण नहीं करता। अच्छा बताइए, ध्रुवण निर्धारण करता है कि नहीं करता? क्या निर्धारित किया? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, और क्या लिखें? चलिए ठीक है, बस इतना ही। आगे आज हेडिंग डाल लो यार तुम लोग। अच्छा बताइए, ये जो मैं ऐसे करके स्टार से ऐसे करके निरूपित कर दूँ, बताइए ध्रुवित प्रकाश है या ध्रुवित प्रकाश? पक्का? ठीक है, मैं ऐसे ऐसे करके निर्धारित कर दूँ, ये बता कैसा है? मैं ऐसे करके, ये संचरण की दिशा है यार, ये मैं ऐसे ऐसे करके निर्धारित कर दूँ, ऐसे ऐसे पॉइंट दिखा दूँ, तो ये कौन सा प्रकाश है? ध्रुवित और ध्रुवित, मतलब है दोनों यार, ध्रुवित प्रकाश है, ये भी ध्रुवित प्रकाश। अच्छा ये कैसे है?
कागज के तल के लंबवत ये है कि ये कैसा है, समांतर की लंबवत? ये कागज का तल तुझे दिख रहा है, बोर्ड का तल तुझे दिख रहा है, बोर्ड का तल ऐसे है कि ऐसे? ऐसे। और ये तल है, ये तल है बेटा। यार ये तुम्हें बोर्ड नहीं दिख रहा तो अब हाँ सही है। इस बोर्ड में ऐसे मैंने खींच दिया तो ये बोर्ड के साथ है कि लंबवत है बोर्ड के? आज अगर मैं ऐसे करके खींच दूं तो, अरे मैं ऐसे करके खींच दूं तो ये बोर्ड के साथ लंबवत है ना? लंबवत समांतर तुम्हें आता नहीं क्या यार? अरे बता, मैं अगर मुझे ऐसे करके खींचना है तो क्या बस ऐसे खींच सकता हूँ क्या हवा में? तो भी बिंदु दिखा दिया मैंने। तो बता ये कौन सा प्रकाश? अध्रुवित। अरे सही, अध्रुवित। ये कौन सा? ध्रुवित। लेकिन कैसा? कागज के तल के समांतर की लंबवत। ये ध्रुवित लेकिन कागज के तल के। इसमें बता जो वैद्युत वेक्टरों के कंपन थे वो कैसे हैं? ऐसे ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे हैं? ऐसे ऐसे है ना। लेकिन अब मैं लाइन ऐसे 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 तीर मुझे दिखाना था, अब मैं तीर ना इधर खींच पा रहा हूँ ना उधर खींच पा रहा हूँ, तो मैं बिंदु बिंदु खींच दिया, नहीं आया। ये कैसे है बेटा? समांतर। किसके? कागज के तल के। मतलब ये जिस जहाँ भी आपने निरूपण किया उस तल के समांतर। ये क्या है? ये ध्रुवित है लेकिन कैसा है? लंबवत। यार लिख लो इसको, तीसरे पॉइंट पे लिखो, नहीं तुम लोग का कोई भरोसा नहीं। हाँ बस तीनों बना लेना, उसमें क्या। अच्छे से लिख दूं, कागज के तल के लंबवत कंपन समांतर कंपन ध्रुवित अध्रुवित निरूपण, प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों का निरूपण, प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों का निरूपण। 3 ये ध्रुवित है। ध्रुवित 2 तरह से निरूपित करे जाते हैं, ऐसे और ऐसे। चलिए बहुत अच्छा। आओ छुट्टी के पहले आप लोगों से टेस्ट की बात हुई थी ना? कल टेस्ट है, इसको भी पढ़ा दें। ठीक 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 है, ठीक है, मान लिया मैंने। हाँ बस नहीं है तो हाँ इधर देखते बेटा, इधर इधर बेटा, इधर भाइयों। ये मान लो प्रकाश तरंग का प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा है। ढंग से देखते जाएं। जो प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपन है वो कुछ ऐसे हो रहे हैं। प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपन कुछ ऐसे हो रहे हैं। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ बताइए कैसा प्रकाश है? ध्रुवित और ध्रुवित। अच्छा बताइए, ए बेटा बातचीत नहीं पीछे चक्रीस, पूरे 20 मिनट हो गए तुम्हें बात करते। अच्छा तुम इसीलिए ये सुविधा मैंने करी है जो मेरे सामने कैमरा टंगा है, इसीलिए कि मान लो जैसे आपको यहाँ आगे मन नहीं लग रहा पढ़ने तो घर में पढ़े, फ्री में पढ़े यार। यहाँ तो आओगे तो मैं पैसे भी लूँगा ना लूँगा, घर में फ्री में पढ़े, डबल फायदा इसीलिए। लेकिन अब यहाँ आए हो तो फिर मेरे होके बैठो यार, समझे? मैं जैसा समझा रहा हूँ समझो। ये देखिए, ये जो मैं इधर को तीर बनाया हूँ ये प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा है।
और ये है जो प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपन की दिशा है। ये कंपन की जो दिशा है कागज के तल के समांतर है। क्या बात सही है? अब बताइए, अगर मैं एक ऐसे करके तल खींच दूं तो बताइए ये कंपन तल है कि ध्रुवक तल है? दो तरह से तल हुआ करते हैं, एक कंपन तल होता है, एक ध्रुवण तल होता है। तो इन तलों का निर्धारण किया जाता है। तो बताइए, पहली बात तो मुझे बताओ ये कैसा तल है? अच्छा बताइए, कंपन के साथ है कि कंपन के अभिलंबवत है? ये जो मैंने तल खींचा है कंपन के साथ है कि कंपन के लंबवत? अरे बोल यार, साथ है ना। इसको हम बोला करते हैं कंपन तल। क्या बोलते हैं? कैसे? एक बार विकल्पी में पूछ लिया था यार, पूछा यह था कि कंपन तल और ध्रुवण जो तल होते हैं इनके बीच कितने अंश का कोण होता है। तो अब जो ये कौन सा तल हो गया? कंपन तल। हमने क्या लिख दिया? कंपन तल। हाँ, कंपन तल। अब क्या हुआ करता है? कंपन तल के साथ लंबवत। अच्छा ये ऐसे करके है, तो इसके साथ हम ऐसे करके खींच दें तो 90 अंश पर आ जाता। मतलब मुझे लाइन ऐसे करके ड्रा करनी थी। क्यों भाई? नहीं बात समझ में आ रही बेटा? ये ऐसे करके, ये तुम्हें तल दिख रहा है ना, ये ऐसे, इसके साथ मैं ऐसे खींच दूं तो 90 अंश पर आता। जो ये ऐसे करके एक 90 अंश पर, इनके 90 अंश पर किनके? प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के जो कंपन है उन कंपन के साथ जो तल खींचा जाएगा वो कौन सा तल कहलाएगा? कंपन तल। और उनके साथ जो लंबवत खींचा जाएगा वो कौन सा कहलाएगा? लंबवत। में कुछ ऐसे करके बेटा खींचे दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आया? ये तल कैसे खींचा है? ये ऐसे खींचा है। अरे आया? बता, इसके और इसके बीच का कोण कितना है? इसके और इसके बीच का कोण 90 अंश। 90 अंश से तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन वो है ऐसे ना। तो अब यहाँ पर तुम लाइन ऐसे ऐसे करके खींच नहीं सकते, तो मैंने कुछ ऐसे खींचा है। ये कौन सा तल कहलाता है? ये कहलाता है ध्रुवण। ध्रुवण तल। तो लिखिए बेटा नोट नंबर 4, ये चित्र बनाओ। बनाओ बेटा चित्र। हाँ बन गया बेटा। अरे एक क्वेश्चन बताओ, बनाते भी जाना। प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपन की दिशा फिलहाल जो यहाँ बनी और ध्रुवण तल के बीच कोण कितना होगा? 90 0
90 0। अच्छा, ये कंपन ऐसे हो रहे हैं और क्या ध्रुवण तल ऐसे है, तो क्या इनके बीच का कोण? अच्छा बताइए, दोनों जो कंपन तल है और ध्रुवण तल है, इनके बीच का कोण? ये क्या तल ऐसे है और ये ध्रुवण तल ऐसे है, क्या 90? फिर से क्या मैं पूछ लूँ, वैद्युत प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों के कंपन, प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपन, अरे मतलब ये जो लाइन ऐसे ऐसे करके खींचाओ और कंपन तल के बीच बना कोण 0। तीन चार कोण बनते हैं यार, क्या तुम्हें समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों के बीच बना कोण 90। ये प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों के कंपन और कंपन तल के बीच बना कोण 0। ये प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपन और ध्रुवण तल के बीच बना कोण 90। क्या तीनों लिखाए हैं? समझ गए आप चित्र से? अरे आया, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, कितने पॉइंट हो गए? 3-4 हो गए ना? चलो ठीक है। और अब हेडिंग डाल लो यार, हेडिंग डालो, ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण, पोस्ट में आईपी दिखा लेना, ध्रुवण कोण को आईपी से व्यक्त। हाँ भैया, इधर पहले सुनाना है, फिर इसके बाद लिखना है। देखो पहले इधर थोड़ी मेरी बात समझें। क्या था कि वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे आपके माइलस और दूसरा वैज्ञानिक था ब्रूस्टर। ब्रूस्टर ने 1811 ईस्वी में, कब? 1811 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम ब्रूस्टर। इधर देखो, ये मान लीजिए मैंने एक जो है पृष्ठ ले लिया और इसमें प्रकाश की किरण डाली, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित भी हो जा रही हैं और कुछ प्रकाश की किरणें अपवर्तित भी हो जा रही हैं आंशिक रूप से, कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं। ये मान लो, अभी इसको न मानो, केवल परावर्तित मानो। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अब जो ये प्रकाश आ रहा था, ये कैसा प्रकाश था बेटा? अध्रुवित प्रकाश। लेकिन जो इधर से परावर्तन के पास पश्चात जा रहा है, वो कौन सा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश। मतलब आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश है, कुछ प्रकाश जो है ध्रुवित हो जाता है। उन्होंने क्या करा, 0 अंश से चालू करा। पहले प्रकाश किरण यहाँ डाली, फिर चेक करा, फिर प्रकाश किरण यहाँ डाली, ये कोण बढ़ाते गए। बात नहीं भैया, ये कोण बढ़ाते गए, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते गए। तो पहले उन्होंने देखा कि जो यहाँ प्रकाश की जो परावर्तित किरण है, उसमें जो प्रकाश के ध्रुवण की मात्रा है आंशिक रूप से, कुछ प्रकाश की किरणें ध्रुवित हैं और कुछ। जब उन्होंने कोण बढ़ाते गए, मान लो पहले 10 अंश पे चेक करा, फिर 20 अंश पे चेक करा, फिर 30 अंश से, मतलब ऐसे ऐसे करके चेक करा, लास्ट में वो 90 अंश पर चेक करे। अरे यार ये बात समझ। तो पहले देखा कि ये जो आंशिक रूप से जो परावर्तित प्रकाश है वो ध्रुवित है, उसमें मात्रा बढ़ती जा रही है एक निश्चित आपतन कोण पर। एक निश्चित आपतन कोण, वो डिपेंड करेगी इसके अपवर्तनांक पर। एक निश्चित आपतन कोण पर जो ये परावर्तित प्रकाश है पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है। फिर से मैं कोण बढ़ाता गया तो फिर से वही घटना आने लगी। नहीं मेरी बात समझ में? मान ले पहले हमने 0 अंश पे डाला, यार इसकी मात्रा 0 ही है। एक भी प्रकाश, मतलब कैसा प्रकाश? परावर्तित नहीं, परावर्तित तो हो ही रहा है। उस परावर्तित प्रकाश में ये कौन सा प्रकाश था? और ये इधर पे कौन सा मिल रहा है? ध्रुवित। ये अध्रुवित से ध्रुवित में बदलने की कई सारी प्रोसेस हो सकती हैं, जिसमें से 8 आपको मैंने कराया है। कौन सा? टूरमैलिन क्रिस्टल लेके आगे लिखवाऊंगा कितनी विधि से करा जा सकता है। परावर्तन द्वारा भी हो सकता है, अपवर्तन द्वारा भी हो सकता है, प्रकीर्णन द्वारा भी हो सकता है, द्विअपवर्तन द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, अवर्णता द्वारा भी हो सकता है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये परावर्तन द्वारा उन्होंने देखा कि जब प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होती है। अरे आया? जब इन्होंने और बढ़ाया ऐसे ऐसे करके, आपतन कोण बढ़ाते गए तो ये जो इधर पर समतल ध्रुवित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश की किरण जो थी वो समतल ध्रुवित थी, वो आंशिक रूप से उसमें तो क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश की मात्रा बढ़ने लगी। एक निश्चित आपतन कोण पर ये परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो गए। फिर से हमने बढ़ा दिया तो फिर से वही घटना होने लगी। तो जिस आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतया कैसी हो? ध्रुवित किया ध्रुवित, उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं। फिर से
फिर से मैं बता रहा हूं कि वह आपतन कोण, वह जिससे प्रकाश की किरण को डालने पर, जिससे प्रकाश की किरण को परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए या समतल ध्रुवित प्राप्त हो, उस आपतन कोण को क्या कहते हैं? फिर से, वह आपतन कोण, भाई वह आपतन कोण चक्रीस, वह आपतन कोण जिससे प्रकाश की किरण को डालने पर, जिससे प्रकाश की परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो, उस आपतन कोण को क्या कहते हैं? वह आपतन कोण जिससे प्रकाश की किरण को डालने पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। कौन सा? उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुवण कोण कहते हैं। बता बेटा, ध्रुवण कोण किसे कहते हैं? क्रिस बोलो बेटा, वह आपतन कोण बोलो। सुनना ही नहीं, बैठ जा भाई पीछे। बता, कुल मिला के परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। देखो बेटा, हाँ, वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिससे प्रकाश की किरण, वह आपतन कोण जिससे प्रकाश की किरण आपतित होने पर वह आपतन कोण जिससे प्रकाश की किरण आपतित होने पर या प्रकाश किरण डालने पर परावर्तित किरण पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाती है, समतल ध्रुवित हो जाती है, ध्रुवण कोण कहलाता है। ध्रुवण कोण कहलाता है। जा रहे जाओ, ध्रुवण कोण कहलाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। हेडिंग डालो, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम, नमस्ते बेटा। हाँ, ब्रूस्टर का नियम, हेडिंग डालो बेटा। अब देखिए, ये हुआ करता है n बराबर tan IP। अच्छा, IP क्या है? IP बोलते जाओ बेटा, IP क्या है? ध्रुवण कोण। tan को क्या हम लोग स्पर्शज्या कहते हैं? n क्या है? अपवर्तनांक। मान लीजिए मैं इस माध्यम में प्रकाश की किरण डालूं, इसका अपवर्तनांक n है। ये पूर्णतः समतल ध्रुवित है, ये पूर्णतः समतल ध्रुवित है, ये पूर्णतः समतल ध्रुवित है। तो ये क्या है बेटा? ध्रुवण कोण की ये क्या है? स्पर्शज्या। इसको क्या कह रहे हैं? ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या। ध्रुवण कोण की, ध्रुवण कोण की उस माध्यम के अपवर्तनांक के। अच्छा, ध्रुवण कोण क्या है? अभी अभी लिखे, ध्रुवण कोण क्या? आपतन कोण ही ध्रुवण कोण है। वह आपतन कोण जिससे परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो। क्यों भाई? वह आपतन कोण जिससे प्रकाश की किरण को यदि मैं डाल दूं तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो, तो उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवण कोण। और ध्रुवण कोण की जो स्पर्शज्या होती है यानी tan थीटा होता है, उस माध्यम के अपवर्तनांक के, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण डाली गई थी। नहीं है यहाँ? लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार। हाँ, कामा नोट का लिख लीजिएगा। ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है स्पर्शज्या उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, इन्वर्टेड कामा बंद, जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, यानी n बराबर tan IP, n बराबर tan IP, n बराबर tan IP, अर्थात करें इन्वर्टेड कामा बंद करिए n बराबर tan IP, n बराबर tan IP, लिखा बेटा? हाँ, एक क्वेश्चन लिखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखो बेटा। हाँ, लिखिए, सिद्ध कीजिए। हाँ बेटा लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी माध्यम से सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी माध्यम से ध्रुवण कोण पर परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। ध्रुवण कोण पर परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी माध्यम से ध्रुवण कोण पर परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। परस्पर लंबवत होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। इधर देखिए बेटा, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से मतलब यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। एक माइनस का भी नियम आएगा, दो ही है, ठीक है, पूछता है क्वेश्चन अक्सर, तो क्वेश्चन ही मैं करवा दे रहा हूँ, या ये समझिए अगले नंबर की हेडिंग है। अब यहाँ से मैं ध्रुवक कोण पर प्रकाश की किरण आपतित करूँ, बताइए ये कोण कितना, क्या IP? ये कौन सी किरण? आपतित किरण। अब उसने कहा कि ये परावर्तित किरण ऐसे करके जाती, तो क्या ये भी IP होता? ये IP होता ना, तुम्हें समझ नहीं आई बात? क्यों? हाँ, परावर्तन का नियम। क्या इधर से इधर प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाती? ये कौन सी किरण होती? ये कौन सी है? परावर्तित। ये कौन सी? अपवर्तित। अरे बोल यार, ये परावर्तित और ये अपवर्तित। बताइए ये कोण कितना? R मान लीजिए, इसे कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है कि अगर ये IP से आया है प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की जो तरंग है, ये तरंग यदि IP से डाली गई, यानी ध्रुवण कोण से प्रकाश किरण यदि आई है, तो इस वाली किरण और इस वाली किरण के बीच का जो ये कोण है, ये 90 अंश होगा। प्रूव करिए। यही तो सिद्ध करना है कि परस्पर लंबवत होती है, सिद्ध करके दिखाई। तो पूरा मैथमेटिक्स से करा जाए और ये आसानी से प्रूव हो जाता है। अच्छा बताए, क्या तुझे स्नेल का नियम पता है? स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम पता है बेटा? यहाँ मान लो इसका माध्यम का अपवर्तनांक 1 है, मतलब यहाँ पर वायु है,
यहाँ कोई कांच वाच है या कोई दूसरा माध्यम है, इसका अपवर्तनांक मैंने यह अनुमान के रखा है। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा बताइए, अगर मैं स्नेल का नियम लगाऊं तो क्या ये स्नेल का नियम तो पता है परावर्तन में लगता है कि अपवर्तन में लगता है? मतलब ये आपतन कोण है और ये, तो क्या इधर का अपवर्तनांक इधर का कोण यही तो रटवाया था? क्या मैं लिख सकता हूँ 1 गुणे साइन आई पी, बोलो सही गलत, बराबर n गुणे साइन आर। मैंने सही लिखा? बताया इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन आई पी बटे साइन आर बराबर n। समीकरण फर्स्ट मान लिए जाए, छोड़ दें। ठीक। अच्छा अभी एक और आपने लिखा था, ब्रूस्टर का नियम कहीं पे लिखे थे ना? हाँ, के नियम से आप लिखे थे n बराबर tan आई पी, ये समीकरण सेकेंड मान लीजिए। क्या ये दोनों n को वेक कर रहे हैं? क्या दोनों इनको बैलेंस किया जा सकता है? बताओ मैं क्या लिख दूँ? मैं लिख लूँ साइन आई पी बटे साइन आर बराबर, इधर पे लिखा जा सकता है tan आई पी, tan को तोड़ लिया जाए, साइन बटे कास होता है, यानी साइन आई पी बटे कास आई पी। क्या मैंने सही लिखा? क्या इससे इसको काट ले? बताइए कितना लिखा है, साइन आर बराबर कास आई पी, मैंने सही लिखा? या इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस आई पी। अरे वही तो लिखा, यहाँ पहले लिख लें, भूल जाओ। ये कास आई पी था, फिर मैंने लिखा साइन आर, फिर मैं लिखा कास की जगह मैंने बदल लिया साइन, यहाँ पर लिखा 90 माइनस आई पी। सही लिखा गलत? सही। तो क्या साइन से साइन काट दिए जाए? बताओ ये कितना है, आई पी प्लस आर बराबर 90। हमें क्या प्रूव करना था? इसके बीच बना कौन? अप्रूव क्या हो गया, ये और ये मिलके 90 है, तो क्या ये टोटल 180 होता है? ये और ये मिलके कितने हैं? इसका मतलब इधर कितना बचा? प्रूव हो गया। नहीं आया? प्योर मैथमेटिक्स है और बहुत ज़्यादा, इस चैप्टर से यही पूछता ज़्यादा। अरे आया? लिखो, पूरा उतार लो चित्र बना। चित्र बना के पूरा लिख लें ऐसे ही। लिखो बेटा, आई पी प्लस आर बराबर 90 आता है, करके लिख लेना इधर। परावर्तित किरण कामा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होंगी। लिखो बेटा, परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होंगी। परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होंगी। परस्पर लंबवत होंगी।
पहले आप स्नेल का नियम लगा दो बेटा, इसके बाद ब्रूस्टर का नियम लगा दो, दोनों को बैलेंस करा दो। tan का उधर सूत्र तोड़ दो, साइन से साइन कट जाएगा, और इधर जो आपका कास IP है उसको साइन में बदल दो, जिससे साइन साइन फिर से कटे, और IP + R बराबर 90 अंश आ जाता है। अब ये पूरा कोण होता है 180, इधर का और इधर का कोण मिल के 90 है। ये और ए के बीच भी ये तभी संभव है जब प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित हो। इस तरह से हम ध्रुवण कोण की एक डिफिनीशन और बना लेते हैं, ध्रुवण कोण की एक डिफिनीशन और बना लेते हैं कि जब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो, ये और ये किरण जब परस्पर मतलब आपको ये बोलना है, तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को ही, ये अभिलंब है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो इनके बीच जो बना कोण है, इसी कोण को हम लोग ध्रुवण कोण कहते हैं। कब? जब ये दोनों परस्पर, तो ये एक डिफिनीशन और लिखना है IP की। लिख गया बेटा यहाँ तक? परावर्तित किरण कामा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होंगी, लेकिन इसके लिए ये लंबवत तभी होती हैं जब IP से प्रकाश की किरण डाली जाए, वरना नहीं। समझ में आ गया था बेटा? हाँ, तो लिखो बेटा, एक डिफिनीशन और इस चित्र से लिख लिया। हाँ, ये कौन सी किरण थी? यदि परावर्तित किरण, और ये कौन सी किरणें परस्पर लंबवत हो, तो ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण। इनके बीच जो बना कोण होता है, इसी आपतन कोण को ही ध्रुवण कोण कहते हैं। लिख लो, जब परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण, जब परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो, जब परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो, तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने, तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने आपतन कोण को ही, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने आपतन कोण को ही कौन सा कोण कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्रुवण कोण कहते हैं। एनसीईआरटी के 2 सवाल हैं, उनको लगा लो, फिर छुट्टी करें। बहुत सिंपल सा है। 10.8। हाँ, एक ही सवाल है। कह रहा है कांच से वायु ब्रूस्टर कोण क्या है, जबकि n का अपवर्तनांक इतना है। ठीक, उसने पूछा है कि कहाँ से कहाँ प्रकाश की किरण जा रही है? वायु से कांच में जा रही है, मतलब इधर पे आपका एयर है, इधर आप ग्लास है, और इसका जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। प्रकाश किरण में कुछ ऐसे करके डाल दूं, तो इसके लिए वो पूछ रहा है कि ध्रुवण कोण क्या है, IP का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए ध्रुवण कोण कितना होगा, तो क्या हमें सूत्र पता है? n बराबर सूत्र क्या होता है? tan IP। n बराबर, अब मुझसे क्या पूछा है? IP, तो n का मान कितना है? 1.5 बराबर tan IP, तो IP बराबर कितना होता? tan 1/1.5। क्या सही? तो IP बराबर tan 1/5। बस यही उत्तर हुआ। ये हुआ करता है मान फिलहाल 56.3 अंश का। लिख लें। क्वेश्चन ये था, एक प्रकाश की किरण
वायु से कांच में जा रही है, कांच का अपवर्तनांक कितना, 1.5। कह रहा है इस माध्यम के लिए ध्रुवण कोण क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8वें नंबर का। तो हमें सीधे सीधे पता है n बराबर tan IP, n का मान 1.5 दिया है, tan IP, तो IP बराबर हो जाता है tan इनवर्स 1.5, ये tan इधर जाता तो इनवर्स में हो जाता। एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को ये कैसे मिलेगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, या पीछे जो त्रिकोणमिति सांडी होती है वहाँ से देख के लिखना, या आपका ये उत्तर है, बात खत्म। ठीक है, ये होती कितने अंश का मान है, 56.3 अंश का मान। ठीक बच्चों, बाकी कल देखें, कल हम लोग माइलस का नियम देखेंगे, कल ये जो है चैप्टर खत्म हो जाए।